नमस्कार साथियों। ईवीएस के अंदर पहला जो यूनिट है वो अपने है परिवार। परिवार के अंदर हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो पिछले एग्ज़ाम हुए थे उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बने थे और कौन सा जो क्वेश्चन है वो आगे बन सकता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में संपूर्ण वार्ता करने वाले हैं। साथियों, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परीक्षा का पैटर्न भी दिनों दिन बदलता जा रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर आपके लिए एक पीपीटी बनाई है ताकि आप ये रिवीजन क्लासेस का आनंद ले सकें और आपको जो भी बातें अच्छी लगी है, एक्स्ट्रा बातें जो आपने अपने नोट्स में उसमें ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। परिवार परिवार क्या होता है? परिवार का स्वरूप के बारे में बात करते हैं। प्राणी शास्त्र संबंधों के आधार पर बने समूह में परिवार सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले आता परिवार, फिर अपना समाज, गांव, शहर और फिर अपना राज्य, देश। इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई हम प्राणी शास्त्र संबंधों में देखें तो वो है परिवार। अनेक समाजशास्त्रियों का मत है कि परिवार समाज रूप भवन के कोने का पत्थर है। जैसे पूरा समाज है अपना, उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, यानी बहुत सारे घर हैं। घरों का मतलब है पत्थर लगे हुए हैं, दीवारें हैं, वो ईंटें हैं। उसी एक ईंट के समान है अपना एक परिवार। ये सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सा है, यानी उसका प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार। और प्रथम गुरु कौन है? अनौपचारिक शिक्षक का होती है माता। परिवार से ही बालक का जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो परिवार से ही होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार में पति पत्नी बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार नहीं कह सकते, गृहस्थ होल्डर कहेंगे, हाउस होल्ड कहेंगे। अब बात करते हैं परिवार के अर्थ की। परिवार का उद्गम हुआ है फेम्यूस लैटिन भाषा के यूज का अर्थ होता है सेवक या नौकर। इससे इस प्रकार के शब्द का निर्माण हुआ। ये है सुखी परिवार। फैमिली शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के फेमुलस से हुआ है, जो शब्द एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर या सेवक रहते हों। परिवार की परिभाषाएं। मैकाइवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये पिछले एग्जाम में आई भी थी। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो सुनिश्चित और स्थायी यौन संबंधों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो बच्चों के प्रजनन और पालन पोषण के अवसर प्रदान करता है। इलियट और मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी, ऐसे याद कर सकते हैं। इलियट यानी पति और मेरिल इसकी पत्नी है, यानी पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई है, उसे परिवार कहते हैं। क्लेमर के अनुसार परिवार से ही हम संबंधों की व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उसके बच्चों के बीच पाया जाता है। क्लेमर का मतलब बिल्कुल क्लियर कर रहा है बात को कि परिवार से ही हम संबंधों की व्यवस्था को समझ सकते हैं और जो माता पिता और बच्चों के बीच में पाया जाता है। एलियट और मेल से हम समझ सकते हैं कि पति पत्नी और बच्चे। मैकाइवर और पेज से आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्लेवर, बिल्कुल क्लियर बात है कि परिवार से हम संबंधों की व्यवस्था को समझते हैं जिसमें माता पिता बच्चे के बीच में पाया जाता है। अब परिवार की विशेषताएं। परिवार क्या है? दुनिया के सभी समाजों में पारिवारिक संगठन की कुछ समान विशेषताएं पाई जाती है जो निम्नलिखित हैं, यानी सभी विश्व के हर जगह समाज में परिवार रहेगा और परिवार के अंदर जो व्यवस्थाएं वो समान पाई जाएगी। जैसे विवाह का स्वरूप कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहेंगे, वे समान आवास, एक ही घर में रहेंगे, एक ही भोजन खाएंगे और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करेंगे। सदस्यों का जो दायित्व है वो है कि प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ साझा उत्तरदायित्व की अपेक्षा रखता है और परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आय भिन्न भिन्न जमा न करके परिवार के मुखिया के पास जमा होगी। इसी को परिवार कहते हैं। यानी जो भी काम होगा वो सारे मिलजुल कर करेंगे, जो भी आय आएगी वो परिवार के लिए आएगी, जो भी काम करेंगे परिवार के लिए करेंगे, वो होता है परिवार। दूसरी विशेषता है कि सीमित आकार। अन्य वृद्ध समूह की तरह परिवार की सदस्य संख्या 100-200 या अधिक नहीं हो सकती। सार्वभौमिकता। सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार देखने को मिलते हैं। वंश नाम की व्यवस्था। सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार जरूर होता है। कोई पितृत्व के नाम पर, कोई मातृत्व वंशक्रम के नाम पर अपना नाम रखता है, यानी सरनेम रखते हैं। भावनात्मक आधार पर परिवार के सदस्य
भावनात्मक संबंधों से जुड़े होते हैं। जो भी भावनात्मक क्रियाएं होती है वो सारे परिवार के साथ में होती है। कोई दुख होता है तो सभी साझा करते हैं, कोई खुशी की बात हो तो सारे परिवार वाले मिलकर साझा करते हैं, तभी तो परिवार है। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी जो इकाई है उसी में देखने को मिलता है। सामाजिक नियंत्रण अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं और रिवाज है जो परिवार को बनाए रखने और उस पर नियंत्रण रखने में योगदान देती है। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी हो सकते हैं। सदस्यों की मृत्यु, तलाक आदि द्वारा सदस्यता त्यागी भी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर होते हैं। इन कोई सदस्य अगर मान लो मर जाए, मौत हो जाए या कोई तलाक के द्वारा अलग हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन जो संस्था है, परिवार की जो संस्था है वो अमर है, वो चलती रहेगी। अब परिवार के प्रकारों की बात करते हैं। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। संख्या के आधार पर बात करते हैं। संख्या के आधार पर परिवार के दो प्रकार होते हैं, एकल, उसको केंद्रीय परिवार भी, नाभिकीय परिवार भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कौन सा परिवार एकल परिवार है, इसमें ये ऑप्शन आ सकते हैं, एकल परिवार, केंद्रीय परिवार, नाभिकीय परिवार या संयुक्त परिवार। इस प्रकार से हम इनमें छांट सकते हैं। एकल परिवार के अंदर आता है मूल एकल। जो मूल रूप से एकल परिवार है वो अनुपूरित एकल, एकल उपमूल और अनुपूरित उपमूल, इस प्रकार से 4 प्रकार के एकल परिवार आते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन ही बन सकते हैं, अभी तक तो एक एग्जाम में नहीं आया है। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंदर एक तो आता है पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें पितृ सत्ता के आधार पर ही नामकरण आदि किया जाता है और पितृ ही सर्वोपरि होता है, परिवार का मुखिया होता है। और मातृसत्तात्मक परिवार होता है जिसमें केवल माता के नाम पर ही अपना नामकरण होता है और माता ही सर्वोपरि होती है। केवल केरल के मायोला में ये मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। अब एकल परिवार के बारे में जानते हैं। एकल परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है जो पुरुष, स्त्री अथवा उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवारों में अन्य रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें बच्चे भी अवैध तक रहने तक ही सीमित हैं, यानी शादी हो जाएगी तो वो अपना अलग एकल परिवार बना लेंगे। यहाँ पर देखो, ये पिता है, ये माता है और छोटे बच्चे हैं। अगर इनकी शादी हो गई, बड़े हो गए, तो ये एकल परिवार अपना अलग एकल परिवार बना लेंगे, तभी एकल परिवार नहीं हो जाएगा, ये संयुक्त परिवार बन जाएगा। लोबी ने परिभाषा दी है कि एकांकी परिवार में प्रत्येक पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे, यानी परिपक्व नहीं हुए बच्चे, समुदायों के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं। अब एकल परिवार के जो गुण लाभ हैं उसके बारे में बात करते हैं। अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, यानी सेल्फ डिपेंड होते हैं। इस प्रकार के अधिक आत्मविश्वासी होते हैं क्योंकि खुद का निर्णय खुद करते हैं। अधिक आत्मनिर्णय नहीं होते हैं, खुद का निर्णय खुद करते हैं। अधिक भावनात्मक लगाव पाया जाता है क्योंकि सीमित परिवार है और एक दूसरे से लगाव नहीं होगा तो परिवार में फिर व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के अवसर मिलते हैं क्योंकि इसमें स्वतंत्र रहता है। सीमित बच्चे हैं, सीमित परिवार है, गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव होता है, एक दूसरे की काट फास करने वाले नहीं मिलते हैं। यहाँ पर परिवार में पारिवारिक गोपनीयता रहती है, परिवार में स्त्रियों की स्थिति मजबूत होती है। जबकि एकल परिवार में जो हानियाँ और दोष हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। कार्य क्षमता में कभी, क्योंकि सदस्यता कम है तो कोई भी काम करेंगे तो उसमें सदस्यों की आवश्यकता बढ़ेगी और यहाँ पर एकल परिवार में पहले ही 2-4 सदस्य हैं तो उससे कार्य क्षमता में कमी आएगी। बच्चों में अनुशासनहीनता का विकास, क्योंकि तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, कोई भी गलती करता है तो कोई भी उसको नज़र में डांट सकता है, उसको देख सकता है, परंतु फिर एकल परिवार के अंदर माता पिता ही हैं तो बच्चों को अनुशासन जो सिखाने की बात है तो नहीं सिखा पाएंगे। नन्हे शिशुओं की देखभाल में समस्या आएगी एकल परिवार में। बुरे समय में दयनीयता की स्थिति, बुरे समय के अंदर परिवार के दो ही सत्य हैं, वो किस प्रकार से देखभाल करेंगे। उचित निर्देश और परामर्श का अभाव, बड़े बुजुर्गों का अभाव हो तो बच्चों को उचित निर्देश नहीं दे पाएंगे और परामर्श की तो कमी पाई जाएगी। स्वार्थ की भावना पर बल मिलेगा क्योंकि अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं तो स्वार्थ की भावना बल मिलेगा। एकल परिवार में पति पत्नी के संबंध में कटुता बढ़ती है। एकल रहेंगे, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो वो कटुता बढ़ जाएगी। उनको समझाने वाला कोई बात हो गई तो वो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। नौकरों पर निर्भरता का बढ़ना, क्योंकि सारे काम दूसरे करेंगे तो नौकरों पर निर्भरता बढ़ेगी। स्वयं की भावनाओं का विकास,
अब बात करते हैं संयुक्त परिवार की। जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक परिवारों के सदस्य एक जगह रहते हैं। संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। कोई भी संपत्ति होती है वो सभी की होती है। वे एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू और उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इसकी परिभाषाएं दी है जो हम देखते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा यानी पुराने समय से जारी है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। मैक्स मूलर, भारत की आदिम परंपरा। इरावती कर्वे ने भी का मानना है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। भारत में यहाँ पर परिवार का जो अर्थ होगा वो संयुक्त परिवार ही है। यानी भारत में परिवार है तो वो संयुक्त परिवार है, यानी सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार भारत में देखने को मिलेंगे। के.एम. पणिकरण के अनुसार हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। व्यक्ति को नहीं, यहाँ पर परिवार को महत्व दिया गया है। कहाँ पर? हिंदू समाज की इकाई के। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के गुणों के बारे में। संयुक्त परिवार में कौन कौन से गुण हैं? सभी सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलती है, एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है और सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। मनोरंजन के उत्तम साधन। सदस्य बहुत ज़्यादा है तो मनोरंजन के साधनों का अभाव होगा ही नहीं। सामूहिकता की भावना पाई जाएगी, एक दूसरे का सहयोग की भावना पाई जाएगी। बच्चों को समुचित पालन पोषण होगा, देखभाल अच्छे से होगी, क्योंकि संयुक्त परिवार है तो कोई ना कोई वहाँ पर देखभाल करने वाला अवश्य होगा। बुजुर्गों के ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेगा, उपदेश और निर्देशों की लाभ मिलेगा। पारिवारिक परंपराओं और संस्कृतियों की रक्षा होगी। कार्य विभाजन की व्यवस्था। बहुत सारे व्यक्ति हैं तो कोई एक दूसरे कोई भी काम है तो उसको बांट कर लेंगे। पर प्रशिक्षण और सामाजिकरण की उत्तम स्थल है। धन की उचित उपयोग और संकट का बीमा, अनुशासन, सारी व्यवस्थाएं संयुक्त परिवार में देखने को मिलेगी। अब संयुक्त परिवार की कुछ दोष है उसके बारे में देखते हैं। जो एकल परिवार में जो बेनिफिट थे वो यहाँ पर दोष बन जाएंगे। स्त्रियों की निम्न स्थिति पाई जाएगी, क्योंकि एकल परिवार के अंदर स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी, जबकि संयुक्त परिवार के अंदर स्त्रियों की निम्न स्थिति पाई गई। व्यक्तित्व के विकास, कुशलता और गतिशीलता में बाधक आएगी, क्योंकि संयुक्त परिवार है तो वहाँ व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य नहीं कर पाएगा। मुखिया की स्वेच्छाचारिता। मुखिया के हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। सामाजिक समस्याओं का पोषण द्वेष और कलह का केंद्र है, यानी परिवार में वो कलह मच गया तो वो बढ़ता ही जाएगा। आक्रमणीय व्यक्ति में वृद्धि। जो काम करने वाले हैं एक दूसरे पर दोषारोपण करके काम नहीं करने वालों में वृद्धि होगी। कठोर नियंत्रण पाया जाएगा और गोपनीयता का अभाव, क्योंकि बहुत सारे सदस्य हैं तो कोई ना कोई बात अवश्य सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार विघटन के कारण। क्या कारण हो सकते हैं? इसमें 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि संयुक्त परिवार मिटते जा रहे हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण और नगरीकरण से बढ़ावा मिलने से संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। विदेशों की संस्कृति में के द्वारा ये देखते हैं कि संयुक्त परिवार में अवसरों का कम पाया जाना और जो स्वतंत्रता है उसका अभाव पाया जाता है, इसलिए पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। आत्मसंयम और आत्मत्यागी में कमी। स्त्री शिक्षा का प्रभाव। स्त्री शिक्षा के द्वारा स्त्रियों की अगर क्षमता बढ़ानी है, इसमें स्वतंत्र बढ़ानी है तो एकल परिवार में ही हो पाएगा। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव। जनसंख्या विस्फोट की वजह से भी एकल परिवार बढ़ रहे हैं। संख्या या बनावट के आधार पर परिवार के प्रकार। संख्या के आधार पर परिवार को एकल परिवार और संयुक्त परिवार में विभाजित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित अंतर है। वंशानुगम। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को है बच्चों के कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशागत नहीं होते। आनुवंशिक वंशागत लक्षण कहते हैं। ग्रेगर जोन मेडल।
ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यानिकी मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। हर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। गोद लेना, किसी रिश्तेदार या अन्य से बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। पड़ोसी कौन होते हैं? परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अब आने वाली क्लास में हम इस परिवार टॉपिक से जो भी पुराने एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहिए, हम लगातार आपके लिए कुछ ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे।